जी नमस्कार दोस्तों। मैं लेके आया हूँ सेकंड वीडियो सैटेलाइट कम्युनिकेशन चैप्टर हम पढ़ रहे थे। सब्जेक्ट कोड है EL303 और सब्जेक्ट का नाम है एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम। सेकंड वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ मैं। इससे पहले हमने पढ़ा था बेसिक कंसेप्ट ऑफ सैटेलाइट, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और एक्टिव और पैसिव सैटेलाइट्स के बारे में जाना था, और जो बेसिक ब्लॉक डायग्राम है ये हमने पढ़ा था। सो अब हम पढ़ने वाले हैं 1 मिनट। ओके, सो अभी नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है केपलर्स ऑर्बिटल लॉज। एक्चुअली केपलर के कुछ नियम हैं सैटेलाइट्स से रिलेटेड। जो कक्षा में जो चक्कर लगाता है सैटेलाइट से रिलेटेड कुछ लॉज हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो लॉ है केपलर फर्स्ट लॉ, देखिए Kepler's orbital law states that the satellite will follow elliptical orbital path in its orbit around the primary body। केपलर का पहला लॉ कहता है कि जो सैटेलाइट है वो जिस भी बॉडी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, जिस बॉडी मतलब कि प्राइमरी बॉडी बोलेंगे उसके, ठीक है। जैसे धरती के चारों तरफ अपना सैटेलाइट जो लॉन्च करेंगे वो चारों तरफ चक्कर लगाएगा, धरती उसके लिए प्राइमरी बॉडी होगी। जो चक्कर लगाएगा, जो उसका पाथ होगा, पाथ किस तरीके का होगा, एलिप्टिकल पाथ होगा, ठीक है। और एलिप्टिकल पाथ के साथ साथ चूंकि हम जानते हैं कि एलिप्स में 2 फोकल पॉइंट होते हैं आपके, ठीक है। तो एक फोकल पॉइंट पे आपका धरती होगा, ठीक है। जैसे ये आपका एलिप्टिकल पाथ है, ठीक है। ये इसमें एक फोकल पॉइंट माने कि यहाँ है और एक फोकल पॉइंट यहाँ है। तो धरती ये होगी या तो यहाँ पे, ठीक है, या फिर यहाँ पे, ठीक है। एक जगह जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ रहेगा, ठीक है। इसका फोकल पॉइंट और धरती का सेंटर दोनों मैच करेंगे इस तरीके से जब चक्कर लगाएगा, ठीक है। कभी सेंटर में नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि धरती यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे धरती है और ये एलिप्स की तरह इस तरह चक्कर लगा रहा है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक फोकल पॉइंट पे यहाँ जैसे माना कि धरती यहाँ पे, धरती का सेंटर और एक फोकल पॉइंट जो दोनों एक दूसरे के साथ मैच करेगा और इस तरीके से चक्कर लगाएगा। ये केपलर का फर्स्ट लॉ कहता है। इसमें अपन देखें तो देखिए एलिप्स के बारे में थोड़ी जानकारी होना ज़रूरी है सैटेलाइट ऑर्बिटल पाथ को समझने के लिए। तो एलिप्स में आपके दो एक्सिस होते हैं एक्चुअली। एक तो होता है एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। जो बड़ा वाला जो एक्सिस है, ठीक है, सर्कल में ये दोनों सेम होते हैं, ठीक है, बिकॉज उसमें जो जो दोनों एक्सिस हैं वो दोनों की लेंथ बराबर होती है। मगर इसमें ऐसा नहीं है। एलिप्स में क्या होता है, एक एक्सिस तो बड़ा हो गया, दूसरा छोटा हो गया। तो इसमें जो एक एक्सिस है इसको बोलेंगे मेजर एक्सिस, और ये वाला जो एक्सिस है ये माइनर एक्सिस, ठीक है। मेजर एक्सिस की लेंथ को अगर हम माने, जैसे मान लें इस टोटल लेंथ जो है मेजर एक्सिस की 2a है, तो इसका हाफ जो लेंथ हो गया मेजर एक्सिस का हाफ लेंथ, दिस इज a, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम टोटल लेंथ ऑफ दिस माइनर एक्सिस की माने तो 2b, तो हाफ जो लेंथ हो गया माइनर एक्सिस का ये है b। इसका मतलब है कि अगर कोई आपसे पूछे कि मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी है तो वो a बोलेंगे अपन, ठीक है। इसी तरह माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी हो गई, b हो गई। तो इसके अंदर एसेंट्रिसिटी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है एसेंट्रिसिटी, ठीक है। एसेंट्रिसिटी 0 से लेके 1 के बीच में जो वेरी करेगी, और सर्कल के लिए एसेंट्रिसिटी 0 होती है, और मैक्सिमम एसेंट्रिसिटी 1 हो सकती है, ठीक है। अगर वो 0 से 1 की तरफ बढ़ रही है इसका मतलब है एलिप्स का जो ये शेप है ये ज़्यादा एलिप्टिकल होता जाएगा, ठीक है। सर्कल से एलिप्स की तरफ बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। In two body system, center of mass is called very center and lies on any of the focal। जो मैंने आपको बताया है कि धरती जो है कि किसी एक फोकल पॉइंट पे रहेगी। The foci which coincides with the center of the earth is selected as reference foci। जो जिस फोकल पॉइंट पे आपका धरती रहेगी, अर्थ रहेगी, उस फोकल पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे, रेफरेंस फोकी, ठीक है। तो देखिए आगे इसमें सेमी मेजर एक्सिस है ए कह सकते हैं, ठीक है। मेजर एक्सिस, टोटल मेजर एक्सिस तो आपका 2a हो गया, सेमी मेजर एक्सिस कितना हो गया a। इसी तरीके सेमी माइनर एक्सिस हो गया b, और जो एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला निकल के आता है ये थोड़ा सा याद रहे तो ज़्यादा बेहतर होगा।
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। यहाँ पे ए है सेमी मेजर एक्सिस और बी है सेमी माइनर एक्सिस। ओके, और ई की वैल्यू 0 से 1 के बीच वेरी करती है। तो ये हो गया आपका केपलर का फर्स्ट लॉ। इसी तरीके से अब केपलर का सेकंड लॉ क्या कहता है, देखिए दोस्तों, केपलर सेकंड लॉ स्टेट दैट द इक्वल टाइम इंटरवल्स द सैटेलाइट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन द ऑर्बिटल प्लेन। कहने का मतलब ये है कि माना कि जैसे अर्थ आपकी यहाँ पे है, ठीक है, ये अर्थ है और ये जो पाथ है आपका, ये आपके सैटेलाइट का पाथ है। सैटेलाइट अपन ने जो लॉन्च किया है वो इसके चारों तरफ इस तरीके से चक्कर लगा रहा है एलिप्टिकल पाथ में। तो इक्वल टाइम में जो सेंटर के साथ अगर हम माना कि फर्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पे है, सॉरी ओके, माना कि आपका सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है, पहले यहाँ पे था, ठीक है, और फिर ये जो है कि सैटेलाइट यहाँ पे पहुँच गया टी टाइम में। कितने टाइम में? टी टाइम में। तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम मिलाएंगे सेंटर ऑफ अर्थ, माना कि मतलब कि फोकल पॉइंट, ये दो फोकल पॉइंट होंगे, एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे है, ठीक है। तो एक फोकल पॉइंट पे धरती है, तो उसके सेंटर से अपन अगर मिलाएंगे इस दोनों पॉइंट्स को, तो जो ये एरिया निकल के आएगा ये वाला, ठीक है, ये वाला एरिया, ये एरिया अगर किसी भी और पॉइंट्स को, दो पॉइंट्स सेम इंटरवल होना चाहिए, माना कि यहाँ ये पॉइंट एक ये ले लिया और ये पॉइंट दूसरा ये ले लिया, इसके बीच में भी जो टाइम है वो है आपका टी, सेम टाइम है जो यहाँ था, ये टाइम और ये टाइम बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो एरिया कवर होगा दोनों पॉइंट को सेंटर से मिलाने पे, माना कि ये A1 है और ये A2 है, तो ये दोनों एरिया बराबर होंगे अगर ये टाइम इंटरवल बराबर है तो, ठीक है। ये कहता है आपका केपलर सेकंड लॉ। देखिए S1 एंड S2 आर द टू डिस्टेंस इन द ऑर्बिट। ये S1 और S2 दो डिस्टेंस हैं, वेयर A1 एंड A2 आर टू एरियाज एज पर द लॉ। यहाँ पे A1 माना कि ये वाला जो है आपका A1 है एरिया और ये वाला एरिया A2 है, तो ये दोनों बराबर होंगे केपलर के सेकंड लॉ के हिसाब से। ये आपका ऑर्बिटल लॉ है, केपलर सेकंड ऑर्बिटल लॉ। द वेलोसिटी इज ग्रेटेस्ट एट द पॉइंट ऑफ क्लोजर टू द अर्थ। देखिए इसमें दो पॉइंट्स आते हैं आपके, दो पॉइंट्स ऐसे कि जब सैटेलाइट आपका अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाएगा तो इस पॉइंट पे कह सकते हैं, इस पॉइंट पे, ठीक है, ये आपका धरती के सबसे नज़दीक वाला पॉइंट होगा और इधर एक पॉइंट होगा जो धरती के सबसे दूर वाला पॉइंट होगा। तो सबसे पास वाले पॉइंट को हम बोलते हैं, इस पॉइंट को पेरिगी, ठीक है, और दूर वाले पॉइंट को बोलते हैं एपोगी। ये टर्म आपको याद रखनी होगी। तो जो पॉइंट ऑफ क्लोजर टू द अर्थ जो होगा, उस पॉइंट पे ग्रेटेस्ट स्पीड जो होगी, वेलोसिटी जो होगी सबसे अधिक होगी। इसका मतलब, कहने का मतलब, इस पॉइंट पे स्पीड सबसे अधिक होगी सैटेलाइट की और इस पॉइंट पे सबसे कम होगी। इसका मतलब है जब सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो उसकी स्पीड भी वेरी करती है, कांस्टेंट स्पीड से चक्कर नहीं लगाता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है धरती से कितनी दूर है, उसी हिसाब से उसका स्पीड वेरी करेगा। जितना ज़्यादा पास होगा उसका स्पीड उतना अधिक होगा, जितना दूर होगा उसका स्पीड उतना ही कम होगा। तो सबसे ज़्यादा जो स्पीड होगी वो धरती के सबसे पास वाले पॉइंट पे, मतलब पेरिगी पे होगी, और सबसे कम स्पीड जो होगी वो धरती के सबसे दूर वाले पॉइंट पे होगी, जो कि एपोगी कहलाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। तो ये लाइन लिखिए, द वेलोसिटी इज ग्रेटेस्ट एट द पॉइंट ऑफ क्लोजर टू द अर्थ, मतलब पेरिगी भी सबसे अधिक होगी, एंड द स्पीड इज लीस्ट, मतलब सबसे कम होगी एट द फार्थेस्ट पॉइंट फ्रॉम अर्थ कॉल्ड एज एपोगी, ठीक है। ये सेकंड लॉ हुआ आपका। इसी तरीके से केपलर का थर्ड लॉ है। केपलर थर्ड लॉ क्या कहता है, देखिए, थर्ड लॉ स्टेट दैट द स्क्वायर ऑफ द पीरियडिक टाइम ऑफ ऑर्बिट मीन्स सैटेलाइट जो एक ऑर्बिट में चक्कर लगाता है उसको कुछ टाइम पीरियड होगा, माना कि वो टाइम पीरियड आपका पी है, ठीक है, यहाँ पे पी नोट लिया है इसने, इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। और दोनों बॉडीज़ के जो पूरे ऑर्बिटल चक्कर के दौरान जो मीन डिस्टेंस होगी, मीन डिस्टेंस होती है मेजर सेमी मेजर एक्सिस के बराबर, जो कि ए के बराबर होती है, उसके क्यूब के समानुपाती होगा। इसका मतलब है निकल के मैथमेटिकली ये आता है आपका ए क्यूब समानुपाती पी नॉट स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पे, सेमी मेजर एक्सिस, और पी नॉट क्या है इसका, ऑर्बिटल टाइम पीरियड। और इसमें अगर अपन इस प्रोपोर्शनल को हटा के अगर इक्वल करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है ए, ठीक है, कैपिटल ए। तो
और ए, फिर ये इसको हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि ए इक्वल टू ए, कैपिटल ए इज द कांस्टेंट, पी नॉट की पावर 2/3 कह सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला निकल के आता है, ये केप्लर्स थर्ड लॉ कहलाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत जो सैटेलाइट ऑर्बिट क्लोज टू द अर्थ विल बी अफेक्टेड, अगर जब सैटेलाइट सबसे क्लोज होता है, सैटेलाइट जब यहाँ पे होता है मतलब धरती के सबसे नज़दीक, तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट कौन करता है उनकी स्पीड को या फिर उनके पाथ को, दैट इज़ एटमॉस्फेरिक ड्रैग, क्योंकि ये पास में होता है तो एटमॉस्फेयर का भी इफेक्ट होता है, एंड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सिमिलरली फॉर डिस्टेंस सैटेलाइट जो दूर होते हैं, मेन डिस्टर्बिंग फोर्स विल बी ग्रेविटेशनल पुल बिटवीन सन एंड मून, ठीक है। तो दूर वाले जो मीन्स जब सबसे सबसे दूर होता है सैटेलाइट आपका एपोगी पे होता है, उस टाइम पे आपका एनवायरमेंटल या एटमॉस्फेरिक ड्रैग और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट कम हो जाता है, तथा अर्थ और मून के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसका इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। ओके, इसमें नेक्स्ट अपन देखते हैं सैटेलाइट ऑर्बिट्स। ये ऑर्बिट्स कितने तरह के होते हैं, इसके अंदर कुछ टर्म्स होती हैं और किस तरह का पाथ होता है वो देखते हैं। तो मोस्ट ऑफ द सैटेलाइट्स आर कॉल्ड ऑर्बिटल सैटेलाइट्स विच आर नॉन सिंक्रोनस, ठीक है। ज़्यादातर सैटेलाइट्स क्या कहलाते हैं दोस्तों, ऑर्बिटल सैटेलाइट्स होते हैं, वो सभी कक्षाओं में कोई ना कोई कक्षा में चक्कर तो लगाएगा ही। विच आर नॉन सिंक्रोनस, नॉन सिंक्रोनस का मतलब है ज़रूरी नहीं है कि धरती की स्पीड जितनी है, धरती जिस रोटेशन अपनी धुरी पे जो घूम रही है उसी स्पीड से वो भी घूमे धरती के चारों तरफ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जनरली नॉन सिंक्रोनस होते हैं, अगर वो धरती जिस स्पीड से अपनी धुरी पे घूम रही है उसी स्पीड से वो चारों तरफ चक्कर लगाते हैं तो उनको हम सिंक्रोनस कहते हैं, ठीक है। सिंक्रोनस सैटेलाइट कहलाते हैं। दीज नॉन सिंक्रोनस सैटेलाइट्स विल फॉलो इधर एलिप्टिकल और सर्कुलर पाथ, इनका जो पाथ होगा एलिप्टिकल हो सकता है और सर्कुलर भी हो सकता है, जनरली एलिप्टिकल ही होगा, ठीक है। द डायरेक्शन विल बी इधर क्लॉकवाइज, क्योंकि केपलर का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जो पाथ होगा वो एलिप्टिकल होगा, ठीक है। प्योरली सर्कुलर होना, सर्कुलर से थोड़ा सा वेरी कर सकता है, प्योर सर्कुलर होना पॉसिबल इतना नहीं है, ठीक है। द डायरेक्शन विल बी इधर क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज। डायरेक्शन जो है आपकी वो आपकी हो सकती है क्लॉकवाइज भी हो सकती है और काउंटर क्लॉकवाइज भी डायरेक्शन हो सकती है, ये डिपेंड करता है आप कहाँ से देख रहे हो, ठीक है। जैसे कोई सैटेलाइट धरती के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ठीक है, और वेस्ट टू ईस्ट, जैसे धरती खुद अपने आप को किस तरीके से घुमाती है, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। इसी तरीके से अगर वो चक्कर लगा रहा है सैटेलाइट भी उसी डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप नॉर्थ पोल से देखोगे तो धरती को, अगर आप नॉर्थ पोल से देखोगे तो आप बोलोगे ये जो है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लगा रही है, अगर साउथ पोल से देखोगे तो आप बोलोगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जनरली हम जो इसका व्यू लेंगे अपन नॉर्थ पोल से देखेंगे कि इसका डायरेक्शन क्या है, तभी जाके ये फिट बैठता है यहाँ पे। तो नॉर्थ पोल से देखने पर अगर हमें लगता है कि ये सैटेलाइट आपका क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पे सर्कुलर ऑर्बिट के बारे में बताया, देखिए माना कि ये अर्थ है आपका, ये अर्थ है, ये और ये इसका नॉर्थ पोल है, ठीक है। तो अगर कोई सैटेलाइट इस तरह घूमता है इस तरफ, ठीक है, तो इसका मतलब है ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, और इस तरफ घूमता है तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। ओके, सैटेलाइट, ये सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट की कक्षा है जो चारों तरफ सर्कुलर पाथ है, ठीक है। ये अर्थ है और इसका डायरेक्शन अगर नॉर्थ पोल से देखा जाए तो इधर है, अगर तो काउंटर क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। ओके, इसी तरीके से इलिप्टिकल पाथ देख सकते हैं। इलिप्टिकल पाथ में जो अर्थ होगी आपकी, जो जो इलिप्टिकल पाथ का एक फोकल पॉइंट पे होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक फोकल पॉइंट होगा जिस जो फोकल पॉइंट और धरती का सेंटर दोनों मैच करेंगे, और इस तरीके से जो है कि आपका इलिप्टिकल पाथ होगा। यहाँ पे पेरिगी होगी और यहाँ पे एपोगी होगा, ठीक है। एंड डायरेक्शन ऑफ रोटेशन वो सेम ही रहेगा, जैसे सर्कुलर ऑर्बिट में देखा, वहाँ भी अगर नॉर्थ पोल से देखने पर देखेंगे कि अगर इस डायरेक्शन में है तो काउंटर क्लॉकवाइज और इस डायरेक्शन में है तो क्लॉकवाइज है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपन इसमें
दो तरह के ऑर्बिट और बताए हैं, प्रोग्रेड ऑर्बिट और रिट्रोग्रेड ऑर्बिट। ये बहुत ज़्यादा इनका ये टर्म्स का यूज़ तो नहीं है अपनी सिलेबस में, बट फिर भी अपन देख लेते हैं। इन सर्कुलर ऑर्बिट सैटेलाइट्स रोटेट्स काउंटर क्लॉकवाइज अगेन अटेन एंगुलर वेलोसिटी ग्रेटर देन दैट ऑफ द अर्थ। ठीक, यदि आपका जो सैटेलाइट है किसी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, डायरेक्शन है काउंटर क्लॉकवाइज मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, और जो वेलोसिटी है ग्रेटर देन द अर्थ वेलोसिटी, अर्थ जो अपनी धुरी पे घूम रही है उस स्पीड से भी अधिक स्पीड है, तो इस तरह का जो ऑर्बिट होगा दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेड ऑर्बिट। सिमिलरली रिट्रोग्रेड ऑर्बिट इसके थोड़ा अपोजिट होगा, उसमें जो रोटेशन डायरेक्शन है रोटेशनल क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, दैट इज अपोजिट टू दैट ऑफ अर्थ, बिकॉज अर्थ जो है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है अगर नॉर्थ पोल से देखा जाए तो। इसका मतलब अगर मैं कहूँ कोई सैटेलाइट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूम रहा है, इसका मतलब वो अर्थ की दिशा में ही घूम रहा है, अर्थ की दिशा में घूम रहा है, इसका मतलब प्रोग्रेड ऑर्बिट है। ठीक है, और सैटेलाइट अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, इसका मतलब है अपोजिट टू द अर्थ विद एन एंगुलर वेलोसिटी लेस देन ऑफ द अर्थ। अर्थ की खुद की एंगुलर वेलोसिटी से उसकी स्पीड भी कम है। दिस टाइप ऑफ ऑर्बिट इज कॉल्ड रिट्रोग्रेड ऑर्बिट। ठीक है, मोस्टली नॉन सिंक्रोनस सैटेलाइट्स रोटेट्स इन प्रोग्रेड ऑर्बिट्स। जो नॉन सिंक्रोनस सैटेलाइट्स होते हैं वो जो है कि प्रोग्रेड, इसका मतलब है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोटेट करते हैं, मतलब धरती की डायरेक्शन में ही रोटेशन होता है जनरली जो नॉन सिंक्रोनस सैटेलाइट्स हैं। इसमें डिसएडवांटेज ऑफ ऑर्बिटल और नॉन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स का डिसएडवांटेज क्या है? पोजीशन ऑफ द सैटेलाइट इज टू वेरी टाइम टू टाइम। अगर नॉन सिंक्रोनस है इसका मतलब है उसकी जो पोजीशन है सैटेलाइट की कांस्टेंट दिखाई नहीं देगी आपको, टाइम टू टाइम वेरी करती रहेगी, कभी पास दिखेगा कभी दूर, कभी दिखेगा ही नहीं। ठीक है, कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से। सेकंड है नीड कॉम्प्लिकेटेड एंड एक्सपेंसिव ट्रैकिंग इक्विपमेंट, बिकॉज इसका जो डिस्टेंस है अर्थ स्टेशन से वेरी करता रहेगा, तो और डायरेक्शन भी इसका चेंज होता रहेगा, कभी ईस्ट में दिखेगा तो धीरे धीरे वो वेस्ट में भी दिखने लगेगा सेम अर्थ स्टेशन को। तो इसका मतलब है आपको ट्रैकिंग इक्विपमेंट, आपको एंटेना को घुमाना भी पड़ेगा कंटिन्यूसली इसके साथ कम्युनिकेशन को बनाए रखने के लिए। तो इसमें एक्सपेंसिव ट्रैकिंग सिस्टम जो है कि आपको लगाना पड़ेगा, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसका एडवांटेज क्या है देखिए, propulsion rocket are not required on board the keep satellites on this respective orbits. Based on distance the satellites are two type from earth। तो यहाँ देखिए आप जो बेस्ड ऑन डिस्टेंस का मतलब है यहाँ पे धरती की सरफेस से जो ऊपर जो भी डिस्टेंस है जिसको हम जनरली एल्टीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, तो एल्टीट्यूड के आधार पर अगर हम इनको क्लासीफाई करें सैटेलाइट्स को, तो उसमें सबसे नंबर 1 आता है लो अर्थ ऑर्बिट, लियो बोलते हैं जिनको, LEO। ठीक है, सेकंड आता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट जिनको मियो भी बोला जाता है, MEO। एंड द थर्ड वन, यहाँ पे इन्होंने थर्ड कैटेगरी नहीं दी गई इसमें, और मैं सेकंड में डाल दिया है, बट दिस इज थर्ड कैटेगरी जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट। इसमें क्या होता है देखिए, the geosynchronous satellites are high altitude satellites operating in the 2 GHz to 18 GHz frequency spectrum with orbits by 300 miles above the earth। इसमें जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट्स के बारे में थोड़ा सा दिया है कि ये हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं, लगभग 36,000 किलोमीटर सरफेस के ऊपर इनको प्लेस किया जाता है, और इनका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है 2 GHz से लेके 18 GHz तक जो है कि कोई भी बैंड यूज किया जा सकता है। टाइप ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिट्स, अब ये इन तीनों के बारे में है ना, इन तीनों के बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे कि लियो जो है लो अर्थ ऑर्बिट, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या स्पीड होती है, क्या हाइट होती है। इसी तरीके से मीडियम अर्थ ऑर्बिट है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं, एंड इसमें जियो की क्या अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, उनकी हाइट कितनी होती है। ठीक है, जनरली नाम से हम समझ सकते हैं कि लियो का मतलब है लो अर्थ ऑर्बिट, मीन्स लो एल्टीट्यूड पे पाए जाते हैं, लो एल्टीट्यूड पे हम इनको प्लेस करते हैं।
और मीडियम अर्थ ऑर्बिट का मतलब है कुछ मीडियम डिस्टेंस या मीडियम एल्टीट्यूड रहता है, और जियो सिंक्रोनस जिनका सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड होता है जो कि 36,000 किलोमीटर है। इसका मतलब है 36,000 किलोमीटर से ज़्यादा हाइट पे या एल्टीट्यूड पे हम अपने सैटेलाइट्स को प्लेस नहीं करते हैं, वो मैक्सिमम अपना हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब लो अर्थ ऑर्बिट और मीडियम अर्थ ऑर्बिट, लियो एंड मियो दोनों 36,000 से तो कम ही होंगे, ठीक है। लियो सबसे कम होगा और मियो थोड़ा उसके ऊपर मिडिल डिस्टेंस में। टाइप ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिट्स में बताया इन्होंने, सबसे नंबर 1 है पोलर ऑर्बिट, ठीक है। पोलर ऑर्बिट जैसे ये रहा, ठीक है, ये आपका पोलर ऑर्बिट है। ये जो है ये इस तरीके का जो ऑर्बिट है, ये धरती के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है इस तरीके से। तो इसका मतलब है ये क्रॉस करता है पोल्स के ऊपर से, नॉर्थ पोल के ऊपर से भी गुजरता है और साउथ पोल के ऊपर से भी गुजरेगा। इसी तरीके से इंक्लाइंड एलिप्टिकल ऑर्बिट हो सकता है। इंक्लाइंड का मतलब है इस तरीके से हो सकता है दोस्तों, देखिए इस तरीके से, ठीक है। इसमें सही से नहीं बना पा रहा हूँ, अगर आप इमेजिन कर सकते हैं। इंक्लाइंड मतलब उसका एंगल जो है कि इक्वेटर तो फ्लैट होगा एकदम, ये वाला इक्वेटर और इक्वेटोरियल प्लेन है इसके, और नॉर्थ प्लेन जो है ये जो पोलर ऑर्बिट है इसके और इक्वेटोरियल प्लेन के दोनों के बीच में कहीं ना कहीं होगा, दैट इज कॉल्ड इंक्लाइंड, मतलब थोड़ा झुका हुआ एलिप्टिकल ऑर्बिट। थर्ड वन है इक्वेटोरियल जियोसिंक्रोनस, और ये इक्वेटोरियल प्लेन है, ठीक है। इक्वेटर के जस्ट ऊपर हम अगर प्लेस करते हैं दैट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल ऑर्बिट, ओके। आगे देखिए इसमें इनके बारे में बताया गया है। तो पोलर ऑर्बिट क्या होता है, रोटेट ओवर द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, नॉर्थ और साउथ पोल दोनों के ऊपर से गुजरेगा ये। इट इज़ लो एल्टीट्यूड में होता है एवं क्लोजर टू अर्थ, और अर्थ के काफ़ी नज़दीक होता है। इट कैन कवर 100% अर्थ सरफेस। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ सैटेलाइट इज 90 डिग्री। जो इंक्लिनेशन होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ सैटेलाइट इज 90 डिग्री। इक्वेटर से लगा सकते हैं अपन, ठीक है। जो इक्वेटर प्लेन है उसके रेस्पेक्ट में इसका एंगल 90 डिग्री होगा पोल्स के ऊपर। नंबर सेकंड था द इंक्लाइंड एलिप्टिकल ऑर्बिट, नॉट वाइडली यूज्ड, इनको ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। मोस्ट कवरेज एरिया विल बी फार्थेस्ट डिस्टेंस पॉइंट ऑफ ऑर्बिट, जो ज़्यादातर कवरेज एरिया है जो कि एपोगी एरिया से जो है कि अपन कवर कर सकते हैं। अगर ये पास होंगे तो बहुत ज़्यादा एरिया कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एलिप्टिकल पाथ में एपोगी पे जब होगा तो ज़्यादा एरिया कवर करेगा वही धरती पे वही सैटेलाइट, सेम सैटेलाइट। और जब वो पेरिगी पे होगा सबसे नज़दीक होगा तो सबसे वो कम एरिया, जिस एरिया को ये सैटेलाइट कवर करते हैं धरती पे दैट इज़ कॉल्ड फुट प्रिंट एरिया। जिस फुट प्रिंट एरिया सैटेलाइट का वेरी करता रहता है अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस, ठीक है। एलिप्टिकल पाथ में उसका डिस्टेंस भी वेरी करता है धरती के रेस्पेक्ट में, बिकॉज कभी वो पास भी होता है तो फिर बाद में वो दूर भी जाता है। तो पेरिगी से एपोगी, एपोगी से पेरिगी, इस तरीके से वो चक्कर लगाता है। तो जब पेरिगी पे होगा आपका सैटेलाइट उस टाइम पे फुटप्रिंट एरिया सबसे कम होगा, और जब एपोगी पे होगा उस टाइम पे फुटप्रिंट एरिया सबसे अधिक होगा, ठीक है। ये पेरीजी और पेरीगी, मैं जनरली पेरीगी बोलता हूँ इसको याद रखने के उद्देश्य से। इसका एग्जैक्ट जो प्रोनाउंसिएशन है आई थिंक इट इज़ पेरीजी एंड एपोजी। सो आप बोल सकते हो उसको एपोजी। इसी तरीके से जो नियरेस्ट पॉइंट होता है एलिप्टिकल पाथ में दैट इज़ कॉल्ड पेरीजी, उसको बोल सकते हैं, ठीक है। इसका एडवांटेज देखिए, इंक्लाइंड एलिप्टिकल ऑर्बिट का एडवांटेज है मेनली कवर पोलर रीजन्स, ठीक है। तो पोलर रीजन्स को कवर करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम कनेक्टेड टू अर्थ कंट्रोल स्टेशन। चूँकि इंक्लाइंड होते हैं तो अर्थ स्टेशन अगर हमने पोल्स की साइड में हैं तो वहाँ से इनसे कम्युनिकेशन ईजी रहता है। ज़्यादातर टाइम ये जो है कि कम्युनिकेशन में रहते हैं, कहने का मतलब। एक हमने इसमें पढ़ा है जियो स्टेशनरी सिंक्रोनस ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस दो तरीके की, पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है अपने को। तो जो जियो सैटेलाइट्स हैं, पहला तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इनका जो एल्टीट्यूड होगा 36,000 किलोमीटर पे होगा अर्थ सरफेस से, ठीक है। और अगर अर्थ के सेंटर से बात करें तो अराउंड 42,000 से थोड़ा सा अधिक होगा। लगा लीजिए आप उसमें अर्थ का रेडियस भी आप उसमें ऐड कर लीजिए, 400 अराउंड इसमें ऐड कर लीजिए 36,000 में, तो 42,400 किलोमीटर समथिंग
ठीक है। तो अर्थ के सेंटर से अगर आप कहें कि अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट का डिस्टेंस कितना होगा, वो 42,000 एंड समथिंग किलोमीटर कह सकते हैं। और अर्थ के सरफेस से अगर हम बात करें तो दैट इज़ अराउंड 36,000 किलोमीटर। तो जियो में एक चीज़ ये याद रखनी है कि एल्टीट्यूड हमेशा 36,000 किलोमीटर रहेगा। दूसरी चीज़ ये याद रखनी है कि इनकी जो स्पीड होगी वो धरती के साथ सिंक्रोनस होती है। मतलब धरती जिस स्पीड से अपनी धुरी पे रोटेट कर रही है, 24 घंटे में अपनी धुरी पे एक चक्कर लगा लेती है, तो ये सैटेलाइट्स जो होते हैं, जियो सैटेलाइट्स भी 24 घंटे में ही धरती का एक चक्कर पूरा करते हैं। इसका मतलब है धरती से जो है कि जो इनका जो डिस्टेंस है वो वेरी नहीं करता है। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक है जियो सिंक्रोनस और एक है जियो स्टेशनरी। जियो स्टेशनरी का तो मतलब हो गया जो हमेशा फिक्स दिखाई देता है, किसी पॉइंट से कोई सैटेलाइट जो हमेशा उसी जगह पे और उसी ही एंगल पे दिखाई देता है, इसका मतलब है कि वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। और जियो सिंक्रोनस जो होते हैं, जियो सिंक्रोनस ज़रूरी नहीं है, सॉरी, जियो स्टेशनरी में एक चीज़ और ऐड करनी होगी। जियो स्टेशनरी को हम इक्वेटोरियल जो प्लेन होता है, जो मैंने आपको ऊपर बताया था, अगर इक्वेटोरियल प्लेन ये है, ये आपकी इक्वेटर है, इसके ऊपर जस्ट ऊपर जो प्लेन होगा 36,000 किलोमीटर पे जो प्लेस कर देते हैं, तो ये कहलाएगा जियो स्टेशनरी। और अगर यही सेम इक्वेटोरियल प्लेन में नहीं होकर के, इक्वेटर के ऊपर नहीं होकर के किसी और एंगल पे हो, एलिप्टिकल पाथ में 36,000 किलोमीटर पे, दैट इज कॉल्ड जियो सिंक्रोनस। तो थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस में, ठीक है। उनका हाइट और हाइट तो सेम ही रहेगा, ठीक है, और उनका रोटेशनल जो टाइम पीरियड है, ऑर्बिटल टाइम पीरियड, वो भी सेम रहेगा। मगर अगर इक्वेटर के ऊपर है 36,000 किलोमीटर पे, तो वो कहलाएगा आपका जियो स्टेशनरी। और इंक्लाइंड एलिप्टिकल पाथ है, अगर उसमें है आपका सैटेलाइट, तो वो कहलाएगा जियो सिंक्रोनस। ओके, सो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स इज ए सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो कह सकते हैं कि ऑल जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स आर जियो सिंक्रोनस, बट ऑल जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स आर नॉट जियो स्टेशनरी। ये एक लाइन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में एग्जाम में पूछी जाती है, कई बार अच्छी एग्जाम्स में ही पूछी जाती है। द सैटेलाइट रोटेशन पीरियड इज सेम ऑफ द अर्थ, ठीक है, इट इज़ ऑलमोस्ट 24 आवर। Geosynchronous satellites are called as geostationary satellites because these satellites travel in direction same to the earth rotation, ठीक है, अर्थ के सेम डायरेक्शन में रोटेट करते हैं एंड सेम स्पीड के साथ, जो अर्थ की स्पीड है उसके साथ मैच करते हैं, सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। सो एट एनी टाइम सैटेलाइट अपीयर्स एज स्टेशनरी, हर समय जो है कि ये कांस्टेंट या स्टेशनरी या एक तरीके स्थिर दिखाई देते हैं धरती से, किसी पॉइंट से, किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये स्थिर दिखाई देंगे when be from the earth. Okay, this satellite follow circular pattern in equatorial area at the height of 35,786 किलोमीटर। दिस इज द एग्जैक्ट डिस्टेंस एक्चुअली, ठीक है। तो इनकी एल्टीट्यूड जो होगा 35,786 किलोमीटर होगा। अदर नेम ऑफ सिंक्रोनस सैटेलाइट्स ऑर्बिट इज क्लार्क ऑर्बिट। जो सिंक्रोनस जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स ऑर्बिट जो है, ऑर्बिट है 36,000 किलोमीटर पे जो भी ऑर्बिट्स हैं, दैट इज कॉल्ड क्लार्क ऑर्बिट। क्लार्क नामक वैज्ञानिक ने इस कंसेप्ट को दिया हुआ, इसलिए दैट इज कॉल्ड क्लार्क ऑर्बिट एक्चुअली। ओके, ये आपको डायग्राम बनाया गया है, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का डायग्राम बताया है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 सैटेलाइट की आवश्यकता पड़ती है। देखिए 3 अगर सैटेलाइट्स हमारे पास हैं तो हम पूरी धरती को कवर कर सकते हैं, बिकॉज एक सिंगल सैटेलाइट जो है कि 36,000 किलोमीटर की हाइट से धरती के 1/3 हिस्से से भी ज़्यादा एरिया को अराउंड 40% एरिया को कवर कर लेता है। मीन्स फुटप्रिंट एरिया धरती का 40% होता है लगभग। तो 3 सैटेलाइट पूरी धरती पे कम्युनिकेशन के लिए इनफ हो जाते हैं अगर हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यूज़ करते हैं तो, ठीक है। इसके बाद जो है कि नेक्स्ट टेस्ट में दिया है डोपलर शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी। सो ओके, इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है, डोपलर शिफ्ट, और इससे आगे वाला जो भी टॉपिक्स हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।